नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम के 2 दिन के दौरे को लेकर। आज दूसरा दिन है और पीएम 23,550 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करेंगे। तो आपको बता दें कि इस दौरान वो लोगों को संबोधित भी कर सकते हैं। जारी शेड्यूल के मुताबिक आज सुबह करीब 10:45 पर प्रधानमंत्री सिलचर में भूमि पूजन करेंगे और करीब 23,550 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट्स देश को समर्पित करेंगे। अपने असम दौरे के पहले दिन 13 मार्च को पीएम ने 24,250 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। गुवाहाटी में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस ने लगातार असम के लोगों से झूठ बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को विदेशों पर निर्भर रखा है। कांग्रेस की गलत नीतियों ने इस राज्य को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि हमने देखा है कि बाहरी देशों के युद्ध की वजह से हमारे किसानों पर असर पड़ता है। पीएम ने कहा कि हमने कृषि को बाहरी संकट से बचाने के लिए आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन दिया। कांग्रेस ने साबित कर दिया कि वो किसी भी स्थिति में देश के लिए ईमानदार नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है और 23,550 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास वो करेंगे। तो जनसभा को भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल जाएंगे। तो आपको बता दें पीएम मोदी बंगाल को 18,680 करोड़ की सौगात देने वाले हैं। जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। यहां पीएम कुल 18,680 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान पीएम एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे और जारी शेड्यूल के मुताबिक पीएम दोपहर करीब 2 बजे कोलकाता में कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वो 420 किलोमीटर से ज़्यादा की कुल लंबाई वाली लगभग 16,990 करोड़ रुपए की लागत वाली कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को जनता को समर्पित करेंगे। और इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री कई शिपिंग और बंदरगाह से संबंधित परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। वो हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स में बर्थ नंबर 2 के मशीनीकरण परियोजना का उद्घाटन करेंगे, जिससे माल की ढुलाई अधिक कुशल, तेज और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से हो सकेगी। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। देश भर में एलपीजी की किल्लत की खबरें निकलकर सामने आ रही है। एजेंसियों पर सुबह 4 बजे से लाइनें लगी हुई दिखाई पड़ रही हैं। वहीं सरकार ने अपील की है कि पीएनजी पर शिफ्ट हो। होर्मुज में फंसे 20 टैंकरों से उम्मीदें बढ़ गई हैं। तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग की वजह से देश भर में एलपीजी की किल्लत बढ़ती जा रही है। हालात ये हैं कि लोग सुबह 4 बजे से गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी और जमाखोरी भी हो रही है। कई जगहों पर 2,000 का कमर्शियल सिलेंडर 4,000 में बिक रहा है। इसके साथ ही सिलेंडर जब्त करने की कार्रवाई भी हो रही है ताकि लगातार जिस तरीके की कालाबाजारी है उसे रोका जा सके। हालांकि सरकार का दावा है कि देश में ईंधन की कोई कमी नहीं है और लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी संसद में कहा है कि सब कुछ नियंत्रण में है। पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि हमारी रिफाइनरीज और एलपीजी का स्टॉक पर्याप्त है। उन्होंने जनता से अपील की है कि जो लोग पाइप वाली गैस पर शिफ्ट हो सकते हैं वो तुरंत कनेक्शन ले लें। तो सरकार के मुताबिक देश में लगभग 60 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके घर के पास पीएनजी की सुविधा है और पीएनजी की देश में कोई शॉर्टेज नहीं है और इसका कनेक्शन भी जल्दी मिल जाता है। वहीं अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 15वां दिन है। इस जंग के बीच भारत का एलपीजी ले जाने वाला जहाज शिवालिक रात होर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित पार कर गया। ये जहाज 7 मार्च को कतर से अमेरिका के लिए रवाना हुआ था। ये जहाज भारत की सरकारी कंपनी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का है और इसमें करीब 55,000 टन एलपीजी ले जाने की क्षमता है। इसी वजह से जहाज़ का सुरक्षित निकलना भारत के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक टैंकर शिवालिक पर 40,000 मैट्रिक टन एलपीजी लदी है और ये टैंकर अगले कुछ दिनों में भारत पहुंच जाएगा। एक और अच्छी खबर निकलकर सामने आई है, वो ये है कि एक और एलपीजी से भरा टैंकर जल्द भारत के लिए रवाना होगा। इसकी भी अनुमति मिल गई है। इस राहत के बाद माना जा रहा है कि ईरान के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री से हुई बातचीत पॉजिटिव रही है। तो भारत के लिए राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। होर्मुज से सुरक्षित भारतीय जहाज शिवालिक निकल गया है। इसकी 55,000 टन एलपीजी लाने की क्षमता है, यानी 55,000 टन एलपीजी इसमें लदी हुई है और ये जल्द ही भारत पहुंच जाएगा। इस बीच भारत के लिए एक राहत भरी खबर और निकलकर सामने आ रही है कि इसी तरह के एक और जहाज़ को भी होर्मुज पार करने की अनुमति मिल गई है, यानी कि
एलपीजी को लेकर भारत में जिस तरीके के संकट की खबरें निकलकर सामने आ रही थी, अब भारत को राहत मिलती हुई नजर आएगी और ये जहाज़ जैसे ही भारत पहुंचेगा तो एक बहुत बड़ी राहत भारत के लिए इसे माना जा रहा है। वहीं इराक की राजधानी बगदाद के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले ग्रीन जोन में स्थित अमेरिकी दूतावास पर एक बड़ा हमला हुआ है। इराकी अधिकारियों के अनुसार दूतावास परिसर के अंदर मौजूद हेलीपैड को निशाना बनाकर मिसाइल दागी गई है। हमले के तुरंत बाद दूतावास परिसर से काला धुआं निकलता हुआ देखा गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में अमेरिकी दूतावास परिसर के अंदर से धुएं का गुबार उठता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी तक दूतावास के अंदर किसी के हताहत होने या सटीक नुकसान की आधिकारिक पुष्टि अमेरिकी पक्ष से नहीं की गई है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब हाल ही में इराकी इस्लामिक रेजिस्टेंस ने अमेरिकी सैन्य और खुफिया कर्मियों पर भारी इनाम की घोषणा की थी और एक अमेरिकी विमान को मार गिराने का दावा भी किया गया था। तो हेलीपैड पर यह मिसाइल गिरी है। धू धू कर पूरा परिसर जलता हुआ नजर आया और धुएं का गुबार भी वहां पर देखने को मिला। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ नुकसान हुआ है, इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी फिलहाल नहीं की गई है। तो बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी पर यह बड़ा हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि एम्बेसी के अंदर बने हुए हेलीपैड को निशाना बनाकर यह हमला किया गया। उधर ईरान के नए सुप्रीम लीडर पर भी इनाम घोषित किया गया है। अमेरिका ने यह इनाम घोषित किया है। $1 अरब का इनाम घोषित किया गया है। तो जानकारी देने वाले को $1 अरब का इनाम दिया जाएगा। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई और दूसरे नेताओं पर $10 लाख का इनाम घोषित कर दिया है। तो डिपार्टमेंट की डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विस की ओर से जारी बैनर में मुज्तबा खामेनेई, उनके पिता अली खामेनेई के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ रहे अली असगर हेजजी, टॉप सिक्योरिटी अधिकारी अली लारीजानी, सीनियर मिलिट्री सलाहकार यामा रहीम सफ़वी, गृहमंत्री सकंदर मोमेनी और खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब का नाम शामिल है। इस बैनर में बिना नाम के चारों और पदों का जिक्र किया गया है। तो बताया जा रहा है कि बैनर में इन लोगों को दुनिया में अशांति फैलाने वाले आतंकी कहा गया है। तो रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस प्रोग्राम का कहना है कि खामेनेई IRGC के सीनियर कमांडरों और दूसरे सीनियर अधिकारियों के बारे में जानकारी देने के लिए एनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म या टोर नेटवर्क पर आधारित किसी कम्युनिकेशन चैनल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। सही जानकारी देने पर $10 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। तो अमेरिका में $1 अरब का इनाम घोषित किया गया है। बता दें कि जानकारी देने वाले को $1 अरब का इनाम दिया जाएगा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर पर यह इनाम घोषित किया गया है। इस बैनर में कई और ईरानी मंत्रियों के नाम भी शामिल हैं। साथ ही साथ 4 और अधिकारियों के बिना नाम की तस्वीरें भी इस बैनर में शामिल की गई हैं। तो अमेरिका ने $1 अरब का इनाम इन सभी पर घोषित किया है और बैनर में इन्हें अशांति फैलाने वाले आतंकी करार दिया गया है। वहीं इराकी इस्लामिक रेजिडेंस का ऐलान, अमेरिकी सैनिकों की जानकारी देने पर इनाम दिया जाएगा। $114,000 का इनाम घोषित किया गया है। तो ट्रंप के ऐलान के बाद इराकी इस्लामिक रेजिस्टेंस ने यह ऐलान किया है कि अमेरिकी सैनिकों की जानकारी देने पर वो $114,000 का इनाम देगा। तो एक तरफ अमेरिका ने ईरानी मंत्रियों पर इनाम घोषित किया, तो दूसरी तरफ ईरान ने भी अमेरिकी सैनिकों की जानकारी देने पर यह इनाम घोषित कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, $114,000 का इनाम ईरान की तरफ से घोषित किया गया है। इराकी इस्लामिक रेजिडेंस ने यह इनाम घोषित किया है। इराकी इस्लामिक रेजिस्टेंस ने यह इनाम घोषित किया है। अमेरिकी सैनिकों की जानकारी देने पर यह इनाम दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि $114,000 का इनाम घोषित किया गया है। उधर इजराइल अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर तो हमला कर ही रहा है, साथ ही उसके लेबनान पर भी हमले जारी हैं। लेबनान में इजरायली हमलों में सैकड़ों आम नागरिक मारे गए हैं, जिनमें बड़ी तादाद बच्चों और महिलाओं की बताई जा रही है। तो लेबनान के रेसिस्टेंस संगठन हिजबुल्लाह भी ईरान का साथ देते हुए इजराइल पर हमले कर रहा है, जिसके जवाब में इजराइल ने बड़े पैमाने पर लेबनान पर हमले किए हैं। मंत्रालय के मुताबिक इस हालिया संघर्ष में कुल 773 लोग मारे गए हैं। मारे गए लोगों में 62 महिलाएं भी शामिल हैं और 1900 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र की बच्चों की संस्था
यूनिसेफ ने भी कहा है कि लेबनान में लाखों बच्चों के लिए स्थिति बहुत ही भयानक है। यूनिसेफ जर्मनी के कार्यकारी निदेशक ने एक रिपोर्ट में जोर देते हुए कहा कि बच्चों की हर हाल में सुरक्षा की जानी चाहिए। इससे पहले नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल ने कहा था कि लेबनान अब अपनी सहन सीमा के करीब पहुंच रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन तेजी से बढ़ रहा है। तो मानवीय सहायता समूहों ने चेतावनी दी है कि संकट का दायरा हर घंटे बढ़ता जा रहा है। तो मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष का आज 15वां दिन है। हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे हैं। ईरान और खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय फंसे हुए हैं। भारत ने उन्हें निकालने का काम भी शुरू कर दिया है। इसी क्रम में दोहा स्थित भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी में कहा है कि कतर एयरवेज की तरफ से संचालित उड़ानों से लगभग 500 भारतीय नागरिक कतर से भारत के लिए रवाना हुए। एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में दूतावास ने कहा, यात्रियों ने कतर एयरवेज की उड़ानों से कोच्चि और अन्य गंतव्यों की यात्रा की थी। एयरलाइन ने मानवीय आधार पर प्राकृतिक कारणों से मृत 2 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर और उनके साथ आए परिवार के सदस्यों को कोच्चि ले जाने की सुविधा भी प्रदान की। दूतावास ने कहा कि कतर का हवाई क्षेत्र केवल आंशिक रूप से खुला है। इसके चलते कतर एयरवेज की तरफ से सीमित उड़ान संचालन हो रहा है। तो कई भारतीय अभी भी फंसे हुए हैं, जिन्हें वापस लाने के लिए भारत ने कवायद तेज कर दी है। जंग के बीच भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी है। कतर से 500 भारतीयों ने उड़ान भर ली है। तो मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार जारी है और उस बीच भारत के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि कई भारतीय जो वहाँ फंसे हुए हैं उनको वापस लाने की जो कवायद है वो तेज़ी के साथ आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। 500 भारतीयों ने भारत वापसी के लिए उड़ान भी भर ली है। ये भारत के लिए निकलकर सामने आई है। तो ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले और मिडिल ईस्ट में ईरान के हमलों के चलते टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल का अनुमान है कि ईरान संघर्ष के कारण दुनिया भर के टूर एंड ट्रैवल सेक्टर को रोजाना करीब 5,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। भारत से बाहर जाने वाले करीब आधे यात्री यूएई, सऊदी अरब, कतर, ओमान जैसे देश जाते हैं। इनमें से भी करीब 40% घूमने के लिए जाते हैं। अब भारतीय पर्यटक थाईलैंड, मलेशिया, जापान जैसे देशों के लिए पूछताछ कर रहे हैं। एयरलाइंस के किराया बढ़ाने के बाद भी बहुत सारे टूरिस्ट कोच्चि, पुरी, अंडमान जैसे घरेलू स्थानों को तरजीह दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में घरेलू स्थानों के लिए पूछताछ में करीब 200% की बढ़ोतरी देखी गई है। तो टूरिज्म सेक्टर को भी खासा नुकसान मिडिल ईस्ट संघर्ष से होता हुआ नजर आ रहा है। ट्रैवल सेक्टर को रोज 5,500 करोड़ का नुकसान हो रहा है। तो मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार जारी है और इसी के चलते अब टूरिज्म इंडस्ट्री पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। खासा नुकसान टूरिज्म इंडस्ट्री को हो रहा है। रोज़ाना 5,500 करोड़ का नुकसान टूरिज्म इंडस्ट्री झेल रही है। वहीं कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने असम विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची पर मोहर लगाई, जो कि आज जारी हो सकती है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई सीईसी की बैठक में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस के असम प्रभारी जितेंद्र सिंह, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई और कई अन्य नेता शामिल हुए। बैठक के बाद गोगोई ने संवाददाताओं से कहा कि इस बैठक में जो सूची तैयार हुई है वो शनिवार को जारी किए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि हम उन सीटों के नाम को भी कल प्रकाशित करने की कोशिश करेंगे जो गठबंधन के लिए छोड़ी गई है। 5-7% सीट बचेंगी जिन पर वर्तमान राजनीतिक हालातों को देखते हुए बाद में चर्चा की जा सकती है। तो कांग्रेस की सीईसी ने असम को लेकर ये बैठक की है। कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी सूची पर मुहर लग गई है। असम विधानसभा चुनाव के लिए अब सूची जारी हो सकती है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी काशीराम जयंती पर हुए संविधान सम्मेलन में हिस्सा लेने लखनऊ पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाति देखकर इंटरव्यू में फेल करने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था, इंटरव्यू में बच्चों को निकालने का तरीका है। आपकी जाति क्या है भैया, आप इंटरव्यू में फेल। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने राहुल के इस बयान को खारिज कर दिया है। यूनिवर्सिटी ने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा कि यूनिवर्सिटी CUET स्कोर के आधार पर एडमिशन देती है। कई ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए इंटरव्यू ज़रूरी नहीं है। राहुल को बयान देने से पहले फैक्ट्स की जांच करना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि अगर राहुल गांधी का संकेत फैकल्टी रिक्रूटमेंट पर था तो हाल के समय में सभी कैटेगरी में हज़ारों शिक्षकों की नियुक्तियां की गई हैं। DU ने राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा कि हम ऐसी टिप्पणियों का कड़ा विरोध करते हैं क्योंकि वो विश्वविद्यालय में एक ऐसा माहौल बनाती हैं जो पढ़ाई लिखाई के लिए अनुकूल नहीं होता। तो बता दें कि राहुल गांधी ने ये बड़ा बयान DU को लेकर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर बच्चों का रिजेक्शन इंटरव्यू के दौरान वहाँ पर किया गया, जिसके बाद अब DU
की तरफ से एक्स हैंडल पर एक पोस्ट के माध्यम से ये जानकारी दी गई कि राहुल गांधी जो बयान दे रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है और तथ्यहीन है। तो डीयू ने कहा कि इस तरीके के बयान की वो कड़ी निंदा करता है, क्योंकि ऐसा कहीं पर भी नहीं होता कि जाति के आधार पर बच्चों का इंटरव्यू में रिजेक्शन किया जाए। उन्होंने कहा कि CUET के स्कोर के माध्यम से ही या उसके बेसिस पर ही डीयू में एडमिशन मिलता है और ऐसा कहीं नहीं है कि जाति के आधार पर बच्चों का रिजेक्शन हुआ हो। पहले कोई छोटा बिजनेस चला सकता था, उसमें 2, 3, 4, 5% घुस जाते थे। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, उसमें मैनेजमेंट में लोग घुस जाते थे। पब्लिक अस्पताल थे, पब्लिक यूनिवर्सिटी कॉलेजेस थे, उसमें घुस जाते थे लोग। आपने इंटरव्यू की बात की, मैं गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था। इंटरव्यू बच्चों को निकालने का तरीका है। आपकी जात क्या है भैया, आप इंटरव्यू में फेल, सीधी सी बात है। वो सब बोल रहे हैं। आरएसएस के संगठन की लिस्ट निकालिए, जो उनके प्रचारक लोग हैं, जो उनका सीनियर आरएसएस का जो सेंटर है, उसमें आपको एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा। तो लड़ाई बिल्कुल क्लियर है। एक तरफ 85% बैठे हैं और उनको कहा जा रहा है कि भैया ये देश आपका नहीं है। कहने के लिए हां, कहने के लिए हम कह देंगे कि भैया आप हिंदुस्तानी हो, मगर जब धन बांटने की बात आएगी या देश को चलाने की बात आएगी या पावर की बात आएगी, तो आप हिंदुस्तानी नहीं हो, आप कुछ और हो। और यह संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।